फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में नाखून क्यों बढ़ता है इसका पाठ परिचय करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लेखक परिचय कर चुके थे, जो कि इस चैप्टर को कौन लिखे थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे थे। तो आइए हम इनका पाठ परिचय करते हैं। नाखून क्यों बढ़ता है, इस पाठ को हम लोग अध्ययन करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में हमको आसानी हो। अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़े, इसलिए आइए हम पढ़ते हैं साथ में। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठते हैं, यानी बच्चे कभी कभी अजीब गरीब सवाल पूछ देते हैं जिससे लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ भी बच्चे सही भी पूछते हैं, सोच समझ कर नहीं पूछते। अल्पज्ञ पिता बड़े दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये कोई चक्कर में डालने वाला बात नहीं, सही सवाल है कि आखिर नाखून बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ते हैं। मैं कुछ सोच नहीं सका, यानी कि वो कुछ सोच ही नहीं सके। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, यानी कि आज काटे तो आज के तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, यानी कि बच्चे अगर नाखून को बढ़ते ही छोड़ दे तो माँ बाप क्या करेंगे, डांटते हैं। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। यानी अभागा किसको कहा गया है, नाखून को कहा गया है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, यानी कि उसको हम काट देंगे तो वो हमको कुछ बोलेगा नहीं, वो दंड स्वीकार कर लेगा। पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर, यानी कि निर्लज आभारी के है, कितना भी मारो काटो फिर ही 3 दिन बाद वो जम ही जाता है, बढ़ ही जाता है। आगे पढ़ते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है, आखिर ये बेहया क्यों है। कुछ लाख हुई वर्ष की बात है जब मनुष्य जंगली था। लाख वर्ष पहले की बात है जब मनुष्य क्या था, जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थी। असल में वही उसके अस्त्र थे, यानी कि पहले जब 1 लाख वर्ष पहले का बात है जब मनुष्य जंगली था, जंगल में रहता था वनमानुष जैसा, तो उसका रक्षक कौन था, वो नाखून ही। पहले बहुत बड़े बड़े नाखून रखते थे जिसे अस्त्र शस्त्र का काम आता था लड़ाई करने में, जानवरों से बचने में। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। दांत भी कब, नाखून से पहले औजार को, उसके बाद ही दांत का उपयोग होता था। उन दिन उसे जूझना पड़ता था, उन दिनों उनको क्या, नाखून से ही जूझना पड़ता था। प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था, यानी कि नाखून उनके लिए क्या था, आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालों काम में लाने लगे, यानी कि पत्थर के ढेला जो है उसको रगड़ कर नुकीला बनाने लगे और पेड़ पौधों को काट कर हथियार बनाने लगे। रामचंद्र की बानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, यानी कि हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का ब्रज, यानी कि देवताओं के राजा का ब्रज, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दधीचि मुनि की हड्डियों से ब्रज जो है, किसके हड्डियों से ब्रज बनता था, दधीचि मुनि। ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा जरूर, आप लोग इसको ध्यान लिखिएगा। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, यानी मनुष्य जैसे जैसे विकसित हुआ उसने हाथी का क्या, धातु का हथियार बनाया। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, लोहे के अस्त्र शस्त्र हो गए धीरे धीरे। ये विजयी हुई, यानी कि इनकी विजयी हुई। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा को इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी, यानी देवताओं को जो राजा थे मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, यानी कि असुरों के पास क्या था, तो असुर अनेक विद्याएं थे पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य विजयी हुई, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गर्दभ हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, यानी कि सब हार गए। लोहे के अस्त्र ने बाजी मार ली, यानी कि लोहे के अस्त्र ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकें ने, करतूसों तोपों ने, बमों ने,
बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास के किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है। यानी कि ये सब इतना प्रचलित हो गया है आजकल, कहिए मत। यह सबको मालूम है, नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसे करने आगे की ओर चल पड़ा है। यानी कि एटम बम पर मनुष्य क्या है, भरोसा करने लगा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं, जो कि पहले अस्त्र के उपयोग में आता था, फिर अभी क्या उपयोग में आ रहा है, फिर भी बढ़ रहा है। अब भी प्राकृतिक मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। यानी कि ये अस्त्र के रूप में पहले यूज होता था लेकिन अब तो नहीं, तो आखिर ये बढ़ क्यों रहे हैं। अब भी वह यह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। यानी कि तुम्हारे नाखून को क्या है, भुलाया नहीं जा सकता, याद दिलाता है। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंत व लंबी जीव हो। यानी क्या हो, नख दंत लंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले तत्व की मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटते हैं। किसी दिन कुछ थोड़ा लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटते रहेंगे। यानी लेखक कह रहे हैं कि आजकल बच्चे को गार्जियन क्या है, नाखून काटने के लिए डांटते हैं, तो पहले लोग नाखून न काटने के लिए डांटते होंगे। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटा जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वो अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य की इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। यानी कि नाखून क्या जानता है कि मनुष्य का इससे अधिक शक्तिशाली क्या है, अस्त्र शस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यानी कि कह रहा है लेखक कि मनुष्य अब चाहता है कि नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए। यह उसे असम है, लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य को नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति की जीवंत प्रतीक है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि हम कभी मनुष्य के नाखून की ओर देखते हैं तो कभी कभी निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह भयंकर पहले का जो वानर सेना था, पहले जो वन मानुष थे, उनके जैसा प्रतीक है। मनुष्य की पश्चाता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यानी कि मनुष्य का जो लक्षण है उसको कितना बार काट दो वह नहीं मरेगा। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वत्सामायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले कोई भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। यानी कि 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारते थे। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्रकाल, दातुल आदि विविध आकृतियों में नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के जाने किस काम आए करते थे। अभी भी देखेंगे कि आप औरत लोग क्या करते हैं, नाखून को सजा कर काटती है, टेढ़ा मेढ़ा उसको अलग अलग कलर से डिजाइन करेंगे। उनको सिद्धक, मोम और अलकत आलता से, देखिए यहाँ पर आ गया ना, अलतक आलता से याताम पूर्वक रंग का लार और चिकना बनाया जाता है। अभी भी औरत लोग क्या करती है, जो लेडीज हैं वो रंग कर लाल करेंगे, उसको चिकना बनाएंगी अलग अलग कलर से। गौड़ दोष के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात लोग छोटे नख को पसंद करते थे। यानी जो नखों को पसंद करते थे लेकिन छोटे नख कौन पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग छोटे नख पसंद करते थे और दक्षिणात लोग के तो बड़े होगा, गौड़ देश के लोग बड़े और छोटे के लिए दक्षिणात। अपनी अपनी रुचि है देश की और भी काल की भी, लेकिन समस्त आद्रोगामी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य चित्र बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानों का निश्चित मत है
कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गईं, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतः शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तीय अंशाई की ओर शरीर के अनजाने में भी अपना काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें एक है, काश का बढ़ना यानी केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा, और असल में सहजात वृत्तियों का अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य का अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। यानी कि अगर वो सोच विचार करे इस पे तो वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में उनको क्या सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने के जो सहजत वृत्ति है वह उसके पशुअता का प्राण है। यानी कि कोई इतना भी नहीं सोचता है कि जो नख बढ़ रहा है नाखून वो क्या है, तो पशुअता का प्राण है। लेकिन आजकल फैशन के लिए लोग नाखून बढ़ा रहे हैं। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और जो लोग काटते हैं उनकी मनुष्यता की निशानी है। पशु तत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं। यानी कि जो लोग नहीं काटते हैं उन कहना है कि उनके अंदर पशु तत्व के चिन्ह रह गए हैं, पर वह पशु तत्व को छोड़कर पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है कि किस और मनुष्य किस और बढ़ रहा है, किस और मनुष्य और किस और बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। यानी कि लेखक का कहना है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर कि मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र की काटने की ओर। यानी कि अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है कि अस्त्र काटने की ओर। मेरी निबंध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया। यानी उनका कहना है कि उनसे नहीं प्रश्न किया, पूरी मनुष्य जाति से प्रश्न किया। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशोष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। ये क्या है? पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समर्थक शब्द नहीं वायत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देश भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस के चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता, किसी की अधीनता का अभाव पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। यानी कि अंग्रेजी में हम क्या कह सकते हैं? सेल्फ डिफेंस, यानी कि आत्मनिर्भर। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतनों दिनों तक अंग्रेजी की अनुविता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता बयान नहीं कर सकता। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब से स्वयं का बंधन अवश्य रखा। यह क्या सहयोग की बात है! यह हमारी समूची परंपरा की अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही। मुझे प्राणियों की बात फिर याद आती है। सहज वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश के सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे। ऐसी बात नहीं है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों में और नाना पहलुओं में विचार किया गया है। हम कोई नौसुखिए नहीं, यानी कि हम कोई नौसुखिए नहीं है जो रात रात अनजान जंगलों से पहुंचकर अरक्षित छोड़ दिए गए। यानी कि बहुत वर्षों से चलता आ रहा है। हमारी परंपरा, महिमाओं, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उजाला है। हमारे अनजान में भी ये बात एक खास दिशा में सोचने को प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई, उपकरण नए हो गए। यानी परिस्थिति बदल गई, उपकरण नए हो गए और उलझनों की मात्रा बहुत बढ़ गई।
पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चिंता जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप को द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसमें हम चिपटे ही रहे, यानी कि जो कुछ हमारा विशेष है, जो हमारा पर्याप्त है, उसमें ही हम चिपटे रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यानी कि पुराने का मोह हमेशा नहीं रहता है। मेरे बच्चे के गोद में दबाए रहने वाले बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता हूँ कि हम नए अनुसुविधा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये लाइन भी पूछा जाता है बार बार कि ये लाइन किसने कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये लाइन कौन कहा था? तो कालिदास ने कहा था। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरे के, यानी कि मूढ़ लोग दूसरे के इशारों पर भटकते रहते। सो हमें परीक्षा करके हित कर बात सोचने लगी। अगर हमारे पूर्व सचिव भंडार में वह हितकर बहुत वस्तु निकले तो इसे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियाँ इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। यानी जातियाँ इस देश में बहुत आई, लड़ती झगड़ती भी रही, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता को नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालने कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार के इस समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की, पर एक बात उन्हें लक्ष्य थी, समस्त वर्णों पर समस्त जातियों का एक समस्या आदर्श भी है। वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधा है। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निंदा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम, दूसरे के सुख दुख, पाति समय, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावती बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़ते टूटते अपना आदर्श नहीं मानते, गुस्से में आकर चढ़े दौड़ने वाली अभिभावकों को बुरा समझते हैं और वचन, मन और शरीर से किए गए गलत आचरण मानते हैं। यह किसी भी जाति या वर्ण का, समुदाय का, धर्म का नहीं है, यह मनुष्य का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर, भक्त, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिना गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य ही है कि सबका दुख सुख का सहानुभूति, यानी कि गौतम बुद्ध ने ठीक कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सब दुख सुख की सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्भरता बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और आक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्सव यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यही भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी के ही सदा उसमें लोहा लेने के कैमर कसे। मनुष्य को सूखे कैसे मिलेगा? थोड़ा यहाँ पर धुंधला इसलिए दिक्कत हो रहा है। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, वस्तुओं की कमी है तो मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और ब्राह्मण उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था सॉरी दोस्तों, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। बाहर नहीं भीतर देखो, हिंसा की मन को दूर करो। मीठा की हटाओ, क्रोध और दोष दूर करो। लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मा दोष की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उत्कृष्ट पशु की प्रवृत्ति है,
स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या ना पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। यानी कि उसका बात अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उसको गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हो ही मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरित्रता की पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य नाखून को बढ़ाना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। यानी कि कहना है कि क्या कभी मनुष्य का नाखून बढ़ना बंद हो सकता है? यानी कि कहना है कि जैसे मनुष्य का पूंछ बढ़ना बंद हो गया, झड़ गया, वैसे ही नाखून भी क्या हो जाएगा? बढ़ना बंद हो जाएगा। उस दिन मनुष्य की पशुता क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। जिस दिन नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन क्या होगा? तो मनुष्य की पशुता क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मारण शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जाना पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्र को बढ़ाने का मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्य का तकजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्याय बिना सिखाया आ जाती है, वह पशुता का घोतक है। और अपने को संयतक रखना, दूसरे को मानव भाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तंप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरित्र में अंतर है। मनुष्य मान शास्त्रों के संचय से, ब्राह्मण उपकरणों के बहुलय से उस वस्तु को पा सकते हैं जिसे उसने बड़े अंडबकर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरित्रता प्रेम में है, मैत्री में, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहता है। उसको काट देना उस स्वभाव आत्मबंधन का फल है जो उसे चरित्रता की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। जी, यहाँ पर बहुत अच्छा बात कहा है लेखक ने लास्ट में कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ना नहीं देगा। मनुष्यता का यही पहचान है। यहाँ पर हमारा पाठ परिचय खत्म होता है। उसके बाद है बोध और अभ्यास। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम पाठ के साथ जो क्वेश्चन आंसर है उसका हम वीडियो लेकर आए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।